बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोस्ट रोमांटिक। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वाला नावल कैसा लगता है। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। तुम सिर्फ मेरी हो। अगले 3 दिन नूर ने बहार की वजह से बेड पे ही गुजारे और ज़रून ने उसकी नफ़रत, हकारत और तमाम बातों को दरगुजर करते एक सेकंड भी इसे अकेला नहीं छोड़ा। बार बार उसका सर दबाना, पट्टियाँ करना, सारी रात जाकर उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना, हत्ता कि इन दिनों में ना तो इसने अपने खाने की परवाह की थी, ना सोने की, और ना ही दर्द की वजह जो ज़ख्म ख़राब होने की वजह से इसे मुसलसल महसूस हो रहा था। बस इसे फ़िक्र थी तो नूर की, जिसकी तबीयत अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी। तब भी इसने अल्लाह का शुक्र अदा करते एक ज़रूरी मीटिंग की वजह से ऑफिस जाने का इरादा करते कपड़े चेंज किए। कहीं जा रहे हो? नूर ने इसे शीशे के सामने खड़े कहीं जाने के लिए तैयार होता देखकर सवाल किया। हाँ, एक ज़रूरी मीटिंग है, आर्यन भी नहीं है, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। टाई उठाकर लगाते इसने तफसील से जवाब दिया। कब तक आओगे? उसका जवाब सुनते ही नूर ने एक और सवाल किया, जिस पर ज़रून के टाई बांधते हाथ रुके। तुम कहती हो तो जाता ही नहीं। उसके करीब आकर बैठते ज़रून ने एक जज्बे से कहा तो नूर ने उसकी बात पर तेवरी चढ़ाई। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं और मुझे तुम जाने या न आने की कोई फ़िक्र नहीं है। मेरी तरफ से सारी ज़िंदगी ही बाहर रहो। मैं तो बस इस नीली आंखों वाली चुड़ैल की वजह से पूछ रही थी। पता नहीं क्यों सारा वक्त मुझे ही घूरती रहती है। फ़ौरन ही अपनी बात की वजाहत करते इसने सामने सोफे पर बैठी प्रिंसेस की तरफ इशारा किया जो इन दोनों को ही देख रही थी। मुझे लगा शायद मेरे लिए पूछ रही हो। सर झटकते वो उठ के वापस शीशे के सामने जाकर अपनी टाई बांधने लगा। गलतफहमी है तुम्हारी, तुम तो बेशक कभी भी कर ना हो, मैं तब भी तुम्हारा ना पूछूं। नफरत से कहती इसने एक नज़र इसके शीशे में नज़र आने वाले अक्स को देखा। ओके, ये ख्वाहिश भी जल्द ही पूरी कर दूंगा तुम्हारी, और मैंने नाश्ता बना दिया, ला दूँ या खुद ही कर लोगी? उसकी बात से ज़रून के अंदर कुछ बिखरा था, पर चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासर लाए बगैर इसने अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए पूछा। मैं खुद कर लूँगी, हाथ पाँव सलामत है मेरे, और ये चुड़ैल मेरे पास ही रहेगी क्या? इसे शूज़ पहनाता देखकर नूर को फिर से फिक्र हुई। हाँ, घर ही रहेगी। अब मैं इसे ऑफिस तो ले जाने से रहा। ले जाओ ऑफिस, पर मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकती। ये मेरे साथ रही तो इसे देख देख कर तुम्हारे आने से पहले ही मैंने पूरी हो जाना है। दुपट्टा लेते वो उठकर ज़रून के सामने आकर बोली, नहीं होती पूरी, और ये तुम्हारे पास होगी तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। एक नज़र इसके चेहरे को देखते वो बुखार की वजह से बिल्कुल उतर सा गया था। इसने अपना लैपटॉप उठाया। ये कोई आसान नहीं है, जो मेरे पास होगी तो तुम्हें तसल्ली रहेगी, और मैं तुम्हें बता रही हूँ इसका कोई इंतज़ाम करके जाओ, मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकती। इसे मसरूफ़ देखकर नूर ने कहा तो ज़रून ने लंबी सांस लेते लैपटॉप बैग में रखा और इसकी जानब लपटा। बाज़ दफ़ा जिस इंसान की इंसानों से नहीं बनती ना, उसकी इन बेज़बान जानवरों से बन जाती है। तुम इसे प्यार करके देखो, वो ये मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारा ख्याल को नरमी से छूते ज़रून ने समझाने वाले अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की और अपना मोबाइल, वॉलेट और चाबी उठाते कमरे से निकल गया। मतलब मैं तुम्हें जानवर लगती हूँ? जल्दी से उसके पीछे आते नूर ने उसका हाथ पकड़ते रोका तो ज़रून ने पहले अपने हाथ को फिर इसे देखा जो चेहरे पर गुस्सा लिए उसके जवाब का मुंतज़िर थी। मैंने प्रिंसेस को जानवर कहा और तुम्हें बस इतना कि उससे दोस्ती कर लो। अपना ख्याल रखना और टाइम से नाश्ता करके मेडिसिन खा लेना। बाकी मैं दरवाज़ा बाहर से लॉक करके जाऊंगा। परेशान मत होना, बस कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। उसके करीब आते इसने नरमी से उसकी पेशानी पर बोसा दिया तो नूर ने उसके लहजे में हल्की सी नमी महसूस करते कोई मुज़ाहमत करने की बजाय खामोशी से असबाब में सर हिलाया। गुड गर्ल। उसकी ताबदारी पर मुस्कुराते ज़रून ने बाही का रुख किया तो नूर ने अपनी रुकी हुई सांस बहाल की। पता नहीं क्या मसला है उसके साथ, सोचते हुए उसने एक नज़र घर की हालत को देखा जो 3 दिन सफाई न करने की वजह से काफ़ी गंदा सा लग रहा था। ज़रून के जाते ही नूर को भूख महसूस हुई। तब इसने प्रिंसेस को अंदर सोफे पर सोया देखकर तसल्ली करते होते हुए किचन का रुख किया ताकि कुछ खा सके। वहाँ बर्तनों का ढेर देखकर इसका सर घूमा। उफ, कितने बर्तन जमा किए हुए हैं। एक नज़र सिंक को देखने के बाद उसने कुछ सोचते हुए नल खोला और नाश्ता करने की बजाय बर्तन धोने लगी, क्योंकि इसे खुद भी किचन की हालत देखकर कोफत महसूस हो रही थी। और अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि इसे पाँव पर किसी नरम सी चीज़ का वजन महसूस हुआ, जिस पर वो हाथ में पकड़ी प्लेट बर्तनों में फेंकने भटक कर पीछे हटी। उफ,
डरा दिया मुझे। प्रिंसेस को अपने ऊपर के पाँव के ऊपर बैठा देखकर इसने अपना सांस बहाल करते शुक्र अदा किया कि अब काकरोच नहीं था। क्या मसला है, इसे बार बार बोलता देखकर नूर ने डरने के बावजूद भी इसके चेहरे पर मासूमियत देखकर पूछा तो वो मजीद इसके करीब आते अपना मसला बताने की कोशिश करने लगी, जो नूर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। भूख लगी है, इसके हरकत से अंदाजा लगाते नूर ने पूछा तो वो बोलते हुए कैबिन की जानिब बढ़ी और हाथ से इसे खोलने की कोशिश करने लगी, तो नूर ने न चाहते हुए भी इसे इस बेबस ज़बान को अपने बेचैन देखकर अपना डर एक साइड पे रखते इसके करीब आते कैबिन खोला, जिसमें प्रिंसेस के खाने पीने की अशिया चीज़ें मौजूद थी। ये खाती हो तुम? एक प्लेट उठा के इसके सामने करते नूर ने पूछा, तो प्रिंसेस ने अपनी दुम हिलाने के साथ खुशी से भागते हुए लाउंज का रुख किया। एक सेकंड में अपना खाने वाला बाउल मुंह में उठाए वापस नूर के पास किचन में आई, जैसे अब उससे बिल्कुल भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था। तौबा कितनी तेज है। पैकेट में से कुछ खुराक इसके बाउल में डालते इसके कामों पर हैरान होते, जिसने इसे सारी बात इतनी आसानी से समझा दी थी। नूर ने खुद कलामी की और इसे खाने में मसरूफ देखकर हाथ तोड़ते फिर से सिंक की जानिब आई ताकि बर्तन धो सके, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बर्तनों से फारिग होते इसने किचन साफ किया और फिर कमरे और लाउंज की सफाई करते पहले नहाकर कपड़े तब्दील किया और अब नाश्ता गर्म करके टेबल पर ले आई, जहां पहले से प्रिंसेस मौजूद थी, जिसे देखते ही नूर का दिल भर आया और पिछले दिनों की खुश यादें कुछ खुद इसके दिलो दिमाग का अहाता करने लगी। तब एक बार हाशिर बड़े शौक से बिल्ली लेकर आया था, पर हारिस ने नूर को रोता देखकर न सिर्फ इसे डांटा बल्कि हाशिर की जिद के बावजूद वह बिल्ली इसी वक्त वापस कर दी। हारिस भाई इसका नाम पुकारते नूर ने रोना शुरू कर दिया, तो प्रिंसेस फिक्रमंदी से इसके करीब आई और टेबल पर इसके सामने बैठी आंखों में उदासी लिए इसे देखने लगी, जो अपने दुख में ये तो तक भूल चुकी थी कि प्रिंसेस इसके इतने करीब बैठी है। तुम्हें पता है हारिस भाई बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी भी मुझे नहीं डांटा, पर इस इंसान की वजह से उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी बात तक नहीं सुनी। और अब्बू वो तो पहले ही मुझसे नफरत करते थे, अब तो वो सारी जिंदगी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। रोते हुए उसने बगैर डरे से उठाकर अपनी गोद में उठाया, जो पूरी तरह इसकी बात समझती, अब खुद भी आहिस्तगी से बोलती इसकी बातों में इसका साथ दे रही थी। इस शख्स ने मुझे मेरे अपनों से दूर किया है। वो जैसे ही थे बेशक मुझसे नफरत ही करते थे, पर थे तो मेरे अपने, और वो घर मेरा था जहाँ मेरी अम्मी की यादें थी, उनकी खुशबू थी। अब की बार इसने फूट फूट कर रोते अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपाया, तो प्रिंसेस ने इसकी गोद से निकलकर टेबल पर पड़े टिश्यू का डब्बा उठाया और वापस इसके पास आई, जो अभी भी रो रही थी। कुछ देर बाद प्रिंसेस की आवाज़ न आने की वजह से इसके चेहरे से हट उतारते तो वो सामने टेबल पर टिश्यू का डब्बा मुंह में लिए बैठी मासूमियत से इसे ही देख रही थी। तो बहुत अच्छी हो। इसकी हरकत पर नम आंखों से मुस्कुराती इसने टिश्यू निकालकर अपना चेहरा साफ किया, तो प्रिंसेस ने अपनी तारीफ शर्माती अपना हाथ उठाकर चेहरे पर फेरा, तो नूर ने इसकी हरकतों पर होना तो ना भूलते डब्बा वापस टेबल पर रखती इससे बातें करने लगी, जो कभी आंखें बंद करते तो कभी अपनी मखसूस जुबान में बोलती इसकी इस बातों का जवाब देती। सिकंदर साहब की तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी, तभी वो आज काफ़ी दिनों बाद एक काम के सिलसिले में बाहर गया और अब घर वापस आती उन्होंने सब लोगों को अपने कमरे में आने का कहा। भाई साहब खैरियत है? फरीहा बेगम ने कमरे में आते ही हारिस हाशा के साथ सारा को भी खामोश बैठा देखकर पूछा। हाँ खैरियत ही है, इधर आओ मेरे पास बैठो यहाँ। उनके आते ही उन्होंने अपने साथ पड़ी फाइल को उठाकर फरीहा बेगम के लिए जगह बनाई, तो वो आगे बढ़ते इनके साथ बैठ गई। मैंने आप चारों को एक अहम बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। फरीहा बेगम के बैठते ही सिकंदर साहब ने अपनी बात का आगाज़ किया, तो सायरा के साथ साथ हाशर और हारिस ने भी सवालिया नज़रों से उनकी जानब देखा। मेरी ज़िंदगी का आप कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ जो कुछ भी मेरे पास है मैं इसे अपनी ज़िंदगी में ही तुम सब में बराबर तकसीम कर दूँ, ताकि मेरे बाद इन सब के लिए तुम सबके दरमियान कोई इख्तलाफ ना हो। अपनी बात मुकम्मल करते उन्होंने एक नज़र सबके चेहरे की तरफ देखा। अल्लाह ना करे भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे और आपका साया हम सबको सर पर सदा सलामत रखे। दिल में खुशी से लड्डू फूटने के बावजूद भी सिर्फ फरीहा बेगम ने चेहरे पर तकलीफ के आसरात दिखाते लाते कहा, हाँ जिनकी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, पर जो जिल्लत मेरी औलाद से मुझे मिल चुकी है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर लोगों की हकारत भरी नज़रों का सामना कर पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सब जो मेरे पास है मैं अपने बेटों के नाम कर दूं, ताकि इनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। हर्ष और हारिस को देखते उन्होंने कहा, तो फरीहा बेगम ने परेशान नज़र सिकंदर साहब के चेहरे पर डाली, तो कि शायद वो इससे क्या हुआ वादा भूल चुके हैं। जी भाई साहब सब कुछ हारिस और हाशा का ही है, मुझे पता है कि अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगी। इन दोनों के कुछ बोलने से पहले फरीहा बेगम ने मठास भरे लहजे में कहा, हाँ बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये दोनों अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। थके हुए अंदाज में कहते उन्होंने फाइल उठाकर खोली, पर अब्बू ये सब करने की क्या ज़रूरत है, ये सब आपके नाम होते भी हम अपने पैरों पर
पाँव पर खड़े हो सकती हैं। हाशिर ने मुदाखलत की और हारिस ने फरीहा बेगम की तरफ देखा, जिनके नजरें सिकंदर साहब के हाथ में मौजूद पेपर्स पर थी। ज़रूरत है और अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि इतने बड़े कारोबार को देख सकूं, इसलिए साहब तुम दोनों के नाम कर दूंगा ताकि इस साहब को आप तुम लोग संभाल पाओ। कागजात को एक नज़र देखते उन्होंने हाशा को जवाब दिया और इनमें से सब कागजात को अलग करने लगे। मैंने सारा कारोबार तुम दोनों भाइयों में आधा आधा तकसीम करके इसके पेपर्स बनवा लिए हैं और ये घर मैंने फरीहा के नाम कर दिया है। बाकी मेरी मल्तान वाली प्रॉपर्टी जो कि मैंने सारा के नाम कर दिया। उन्होंने घर के कागजात फरीहा बेगम की तरफ बढ़ाते हारिस के साथ साथ हाशा को भी शौक किया, लेकिन अब्बू आपको सायरा की बजाय वो प्रॉपर्टी नूर के नाम करनी चाहिए थी, क्योंकि जो कुछ मुझे मिल गया था वो हमारे लिए काफ़ी था। हारिस ने उनकी बात सुनते ही पहला इतराफ़ उठाया तो फरीहा बेगम ने सायरा की तरफ देखा, जो खुद भी हारिस की बात सुनकर हैरान हुई। उस लड़की का ना मेरे घर में कोई हिस्सा है और ना ही कारोबार में। जो भी इसकी जिम्मेदारी तरफदारी करेगा, मेरा उसके साथ भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इसलिए दोबारा उसकी हमायत करने से पहले 1000 बार सोच लेना। साफ लफ्ज़ों में हारिस को तनबिया करता हुआ उन्होंने मज़ीद कोई भी बात सुने बगैर या कहे बगैर इंसाफ को जाने का कहा तो हारिस ने नूर की हक तलफी पर खामोश रहने की बजाय एहतजाज किया। अबू प्लीज़ आप बेशक नूर से कोई रिश्ता ना रखें, पर उसे उसका हक ज़रूर दें, क्योंकि इस बात के जवाबदार आखिरत में आप होंगे, और अगर आप उसका हक नहीं देंगे तो मैं सारा हिस्सा नूर के नाम कर दूंगा, जो ना तो आप चाहेंगे और ना ही सायरा और पुप्पो। एक नज़र उन दोनों की खुशी से चहकते चेहरों पर डालते वो अपना फैसला सुनाकर सिकंदर साहब के साथ साथ फरीहा बेगम और सायरा को भी साखत छोड़कर लंबे डाक बढ़ते कमरे से निकल गया। ज़रून मीटिंग के बाद मार्केट चला गया तो इसे वहाँ काफ़ी टाइम लग गया। अब तकरीबन 3 घंटे बाद वो वापस घर आया तो नूर और प्रिंसेस को एक साथ बेड पे सोया देखकर इसे झटका लगा। लगता है काफ़ी दोस्ती हो गई है। खुद कलामी करते उसने एक नज़र नूर के पुरसुकून चेहरे पर डाली और पानी पीने किचन में आ गए, जहाँ हर चीज़ अपनी जगह पर रखी होने के साथ साथ बर्तनों का ढेर भी सिंक में ना पाकर ज़रून को मज़ीद हैरत हुई। लगता है मैडम का दिमाग कुछ ठंडा हो गया है, जो मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ हो रही हैं। गिलास में पानी डालती इसने खुद कलामी की और बाहर चेयर पर बैठते पानी पीने लगा। तुम कब आई? किचन में शोर की आवाज़ पर नूर की आंख खुली तो इसने बाही ज़रून को चेयर पर बैठा देखकर पूछा, अभी आया हूँ। तुम्हारी तबीयत कैसी हो? ये काम करने की क्या ज़रूरत थी, मैं खुद ही आके कर लेता। जवाब देते हुए ज़रून ने इसके खुले बालों को देखा जो कमर तक आ रहे थे। कोई एहसान नहीं किया, बस जो तुम मेरे लिए करते थे उन सब का बदला है। नूर ने तलखी से जो कहते हुए उसकी सारी खुशी को खाक में मिलाया। हूँ ओक में तुम्हारे लिए मोबाइल आया था। उसके रवैये और बात को नज़रअंदाज करते ज़रून ने गिलास टेबल पर रखते अपने बैग से मोबाइल निकाल के इसके सामने रखा। इसकी क्या ज़रूरत थी? नूर ने एक नज़र मोबाइल को देखकर दूसरी नज़र ज़रून पर डाली, जो अब चेंज करने के लिए कमरे की तरफ जा रहा था। ज़रूरत थी क्योंकि मैं अब हर वक्त तुम्हारे साथ यहाँ घर पे नहीं रह सकता। सो काम होते ही मुझे और तुम कल से यूनिवर्सिटी जाओगी तो मुझसे रब्ता करने के लिए तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी। मतलब तुम मुझे यूनिवर्सिटी जाने दोगे? उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही नूर ने हैरत से खड़े होते हुए तस्दीक चाहिए। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हें यहाँ बांध के रखूँगा? तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, पर मेरे साथ। और दूसरी बात, मुझे तुम्हारे पढ़ने से कोई मसला ही नहीं। अपनी डिग्री मुकम्मल करो ताकि बच्चों के सामने शर्मिंदगी ना हो। अपनी बात के अख्ताम पर ज़रून ने आंखों में शरारत लिए बड़ी संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की। कौन से बच्चे? ना समझी से इसकी जानब देखते नूर ने सवाल किया तो ज़रून ने जवाब देने की बजाय पहले अपने और इसके बीच हाल चंद कदम का फासला समेटा। हमारे बच्चे और तुम्हारे और मेरे। उसके कंधे से बाल उठाते उसने इसके कान के करीब जगते सरगोशी की तो नूर ने उसकी बात सुनते ही गुस्से से लाल होते उसके सीने पे हाथ रखते पीछे धक्का दिया। बाढ़ में जाओ तुम और तुम्हारे। दोबारा मुझसे ऐसी कोई बेहुदा बात की तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। अपने सवाल पर पूछने पर खुद को मलामत करते उसने ज़रून का खबरदार किया, जो इसके बदलते रवैयों को देखकर महफूज हो रहा था। जारी है।